मेरे गुलमुर्ग से छत्र छात्राएं, आप सभी का मेरा इस YouTube चैनल में स्वागत है। वेलकम टू माय YouTube चैनल। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान का मॉडल पेपर के MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड की आपकी तैयारियां धांसू चल रही होगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 1 है खंड अ का बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है आपका, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोल है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका गोलीय दर्पण, बी त्रिज्या, सी गोलीय लेंस, डी समतल दर्पण। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा गोलीय लेंस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? जो डेंटिस्ट होते हैं ना, जब हम लोग के दांत में कीड़े वीड़े लगते हैं, खराब हो जाता है, तो कौन से दर्पण का यूज करते हैं? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, या सभी का? प्रश्न नंबर 2 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया तो उसका प्रतिबिंब बनेगा कैसा? वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा, आभासी उल्टा और बड़ा बनेगा, या आभासी सीधा और बड़ा बनेगा? तीसरा का करेक्ट आंसर आपका जगह वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। है, मानव नेत्र अभिलेंस लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? जरा दूरदृष्टिता है, समंजन है, निकट दृष्टि है, या दीर्घ दृष्टि है? चौथे का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, समंजन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5वां जो है आपका, वो है आपका कि कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए SI मात्रकों से सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वें का, तो पहला विद्युत विभवांतर। ठीक है, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या हो जाएगा? उसका SI मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। और विद्युत शक्ति का क्या हो जाएगा? वॉट हो जाएगा। और प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? तो ओम हो जाएगा। तो इसका देखिए ऑप्शन किस में मिल रहा है? इसका ऑप्शन हम लोग को मिल रहा है, पहले का क्या है? चौथा है, इसमें भी है, इसमें भी है, सही है। दूसरे का क्या है? पहला है तो इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? 1:2 होगा, या 2:1 होगा, या 1:4 होगा, या 4:1 होगा? क्वेश्चन नंबर 6वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1:4। ओके, ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है, या इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, या इसके सिरे की ओर न जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान रहता है? तो 7वें का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां। सॉरी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो आपका 8वां था थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, इसलिए चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से समाजातीय श्रेणी है कोई किसकी है? CA4 तथा C2H6 की है, CH3OH तथा CH3COOH की है, या C2H6 तथा CH2OH की है, या CH3OH तथा C2H5OH की है? इसका करेक्ट आंसर जो होता है आपका, ये हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर? 9वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, सेकेंड और थर्ड। ये और जो ये वाला है, ये समाजात श्रेणी में होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 10वां आपका है, प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का यौगिक को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं, गैंग कहते हैं, खनिज कहते हैं, या धातु कहते हैं? तो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में जब प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व होते हैं, उसे हम लोग खनिज कहते हैं। ओके,
हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? मुंह का पीएच जो होता है वो 5.5 से अधिक होने पर, या मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, या मुंह का पीएच मान जो होता है वो 7 होने पर, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो 11वें का करेक्ट आंसर आपका होता है बी। मुंह का पीएच मान जो होता है 5.5 से कम हो जाता है तब दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया पर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। यह विस्थापन अभिक्रिया कैसी है? तो आपका जो और तर्क उस अभिकथन दिया था और रिजन दिया है, आपका तर्क दिया है जिन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो 12वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये। 12वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। अभिकथन ए तथा तर्क सेकेंड दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। ओके, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। इसका जो समीकरण का पूरा करने के लिए 13वें का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। CH यहाँ पे हो जाएगा CH3COOH हो जाएगा। ओके, ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा था? नासाद्वार होता है, कंठ होता है, ग्रसनी होता है, श्वास नली या फेफड़े होता है। नासा मार्ग, नासाद्वार, श्वास नली, ग्रसनी या कंठ कुपिका। कंठ, नासाद्वार, ग्रसनी, फेफड़े या नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वासन नली, कुपिका होता है। 14 का जो करेक्ट आंसर आपका, पहले हम लोग का जो हम लोग श्वास लेते हैं तो कैसे नासाद्वार में आता है, फिर कंठ में आता है, फिर ग्रसनी में, तब श्वास नली में, तब फेफड़े में। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके, 15 निम्नलिखित में से कथन तथा कारण को पढ़े दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। पिता से प्राप्त क्रोमोसोम बच्चों का लिंग का निर्धारण, हाँ ये तो बात सही है। और मानव पुरुष में एक वाई और एक वाई, एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये दोनों मतलब सत्य है। आई थिंक ए करेक्ट होगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी होती है? तो इसकी जो सही दिशा होती है वो दाईं ओर से होती है। ठीक है, ए से दाई, मतलब ये वाला करेक्ट हमका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका है 17वां। थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लोह आवश्यक होता है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपपचय में नियमन करता है। यह थायरोक्सिन के संश्लेषण से के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहा जाता है। 17वें का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लोहा आवश्यक होता है, यह आपका सहन कथन सही नहीं है, ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका 18वां। निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में है, ये आपको बताना है। ए, बी और सी आपका जो है वो किस क्रम में है? 18वां। ठीक है, तो ये जो आपका ए जो है ये बीज पत्र दिखा रहा है। ये क्या भी आपको दिखा रहा है? बीज पत्र दिखा रहा है। बी जो है ये आपका प्रांकुर दिखा रहा है, और सी जो है आपका ये मूलांकरण दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं। आपका ए बीज पत्र, प्रांकुर, मूलांकरण, ये ए वाला ही जो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये ए वाला। ठीक है, ये वाला जो आपका है आपका करेक्ट आंसर है ये वाला। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 19वां है। जनन की लैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि लैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग होता है, या अलैंगिक जनन में युग्म शामिल नहीं होते हैं, या अलैंगिक जनन जैनिक जनन से पहले होता है, या अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। 19वां का आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन से में ही केवल एक जनक भाग होता है, ये आपका करेक्ट दिख रहा है। और अलैंगिक जनन में युग्म शामिल नहीं होते, ये भी करेक्ट है। मतलब ए और बी जहाँ ऑप्शन हो वही आंसर सही। मतलब कौन सा? ये ए और बी। हाँ, ये आपका जो है बी वाला, ए वाला जो है ए और मतलब इसमें दोनों दिखा रहा है ऑप्शन, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट वन जो क्वेश्चन है, जो आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 20वां है। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? मांसाहारी प्राणी होते हैं, शाकाहारी प्राणी होते हैं, अपघटक होते हैं या उत्पादक होते हैं? 20वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शाकाहारी प्राणी। ओके, अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोग में, कमेंट्स कर दीजिएगा, और आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलें। ओके, और ऐसे वीडियो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा, मैं इससे अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू।